इलुस्ट्रेटिव रेट देखिएगा, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर असरटेन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन 31st मार्च। इन्वेंट्री एज ऑन 1 अप्रैल 1,42,500। परचेज दे रखी है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दे रखे हैं, सेलिंग एक्सपेंस दे रखे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस दे रखे हैं और फाइनेंशियल चार्जेस दे रखे हैं और सेल दे रखी है। ओके, आगे क्वेश्चन बोलता है एट द टाइम ऑफ वैल्यू इन्वेंट्री, एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री as on 31st March 2019 a sum of 17,500 was written off as a particular item which was originally purchased for rupees 50,000 and was sold during the year 45,000। ये इंश्योरेंस क्लेम में आता था, पॉइंट याद हो बेटा नवीन। अब नॉर्मल गुड्स, ठीक है, during the transaction relating to this item the gross profit earned during the year was 20% on the sale। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए, ठीक है बेटा। मैंने आपको बताया था अगर कोई चीज मैं 100 रुपए की परचेज करता हूं और मैं 120 में सेल करता हूं तो प्रॉफिट कितना हुआ? अच्छा नॉलेज है। कितना हुआ? 20 रुपए का। 100 की खरीदी थी आपने, कितने खरीदी थी? बेची कितने में? 120 में, तो प्रॉफिट कितना हुआ? अब मैं डिवाइड किससे कर रहा हूं? कॉस्ट से, मतलब परसेंटेज किस पे निकाल रहा हूं? कॉस्ट पे निकाल रहा हूं। तो 20 डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100 और इंटू 100 कितना आया? 20%। कोई डाउट है? मान लो मैंने 2 यूनिट परचेज की, कितनी यूनिट परचेज की? 2, तो 2 यूनिट कितने में आएंगी? 200 में। हेलो, अब एक 120 की बेचता हूं, 2 कितने में बेचूंगा? 240 में। प्रॉफिट कितना होगा? 40। बताओ कॉस्ट कितनी थी? 200 इंटू 100 कितना आया? कितना है बेटा? 20%। मतलब अगर ये रेशियो मेंटेन रखोगे, 100 की खरीदोगे और 120 में सेल करोगे, तो चाहे आप 1 यूनिट करो, चाहे 2, चाहे 1 लाख करो, चाहे 5,000 करो, प्रॉफिट 20% ही आएगा। बोलो समझ में आएगा नहीं आया? मान लीजिए मैंने 3 यूनिट खरीदी 300 में, समझ रहे हो? उसमें 2 यूनिट तो सही थी, वो तो 120 में सेल हो गई। कितने में सेल हो गई? 3rd यूनिट डिफेक्टिव हो गई। क्या हो गई? और वो 100 की थी तो वो 120 में नहीं सेल हो पाई। कई बार देखते नहीं, कुछ गुड्स खराब होते हो तो चलो ले जाइए, इतने में लगा देंगे, क्योंकि वो चाहता है कि कुछ तो मिले इससे। हो सकता है वो 110 में हुई हो, 105 में हुई हो। तो 3 यूनिट परचेज की आपने 300 रुपए में, अब आपने 2 यूनिट तो बेच दी 120 के हिसाब से, कितना हुआ? जो डिफेक्टिव यूनिट थी वो 105 रुपए में, एक यूनिट 105 में बिकी बेटा, 105 पहले लिख दिया मैंने। तो कितना हो गया ये? 105 टोटल करो, 345। और लाए कितने में थे? 300 में। बेची कितने में? प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट यही निकाल देता हूं, 45 हुआ। कॉस्ट क्या थी? 300 इंटू 100 कितना आया? बोलो जीपी रेट चेंज हो गया कि नहीं हो गया? चेंज हो गया कि नहीं हो गया? बताओ क्यों? कारण क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि आप 15% प्रॉफिट कमाते हो, प्रॉफिट तो आप 20% ही कमा रहे थे, लेकिन एक यूनिट जो अपने नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर सेल नहीं हुई, उसकी वजह से हमारा जीपी रेशियो डिक्लाइन कर गया। इसकी इंटरप्रिटेशन निकालो, जीपी रेशियो क्या कर गया? डिक्लाइन कर गया, क्योंकि वो यूनिट 100 की और 105 में बिकी, तो उस यूनिट पे तो सिर्फ 5% ही प्रॉफिट हुआ और बाकी दोनों पे कितना हुआ? 20-20। तो उसने सारे जीपी रेट को डिस्टर्ब कर दिया। कर दिया नहीं कर दिया? तो ऐसी आइटम जो जीपी रेट को डिस्टर्ब कर दे, हम उसे बोलते हैं अब नॉर्मल गुड्स। क्या बोलते हैं? तो जब अब तो इस यूनिट की वजह से हम क्या करेंगे? इंटरप्रिटेशन निकलते ली, ये बिजनेस प्रॉफिट कितना अर्न करके देता है? 20%। अब हमने इंटरप्रिटेशन निकाल ली कि इस बिजनेस में 15% प्रॉफिट होता है। कितना होता है? गलत है ये बात। तो ये तो एक यूनिट की वजह से हुआ है, नॉर्मली तो कितना होता है इस बिजनेस में? 20%। तो क्या करो, जब भी अब नॉर्मल आइटम आए तो वो एक यूनिट यहां से लेस कर दो, बाहर कर दो। 3 में से 1 गई तो कितनी बची? 2। अच्छा, इस 300 में से उसकी कॉस्ट कितनी थी? 100, तो कॉस्ट कितनी रहेगी? 200।
मतलब अब नॉर्मल गुड्स को बार करना है। बार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेस कर दो। 3 यूनिट थी, 1 यूनिट चली 2 रहेगी। 300 रुपए कॉस्ट कितनी यूनिट की थी, 3 की, तो 1 यूनिट की कितनी 100 रुपए, वो लेस करके कितनी रहेगी 200। अच्छा ये सेलिंग प्राइस 345 था, इसमें से बताओ जो डिफेक्टिव यूनिट है उसका सेल प्राइस कितना है 105, वही माइनस कर दो 105, बताओ कितना रहेगा 240। अब ये जो मैंने किया ना, ये वाला काम, ये अब नॉर्मल को मैंने बाहर कर दिया। अब 200 की कितने बिकी 240 में, बोलो प्रॉफिट कितना हुआ 40, कॉस्ट क्या थी 200 इंटू क्या आ गया 100, क्या आ गया 20। बोलो जीपी रेट सही आ गया कि नहीं आ गया। तो अपने क्या करेंगे, सही जीपी रेट निकालने के लिए हम डिफेक्टिव गुड्स को अब नॉर्मल गुड्स को एक बार बार कर देंगे, ताकि जीपी रेट हम सही कैलकुलेट कर पाए। क्योंकि वो हालांकि एक यूनिट कम रेट पे बेची थी हमने, उस वजह से पूरा जीपी रेट के इंटरप्रिटेशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ये नॉर्मली सेल का कमाता कॉस्ट का 20% है, मैं कॉस्ट पे निकाला मैंने, कितना कमाता है 20, लेकिन वो एक यूनिट की वजह से जीपी रेट क्या हो गया था, चेंज हो गया था। वो तो एक यूनिट थी जो खराब हो गई थी। सर अब ये कौन सी यूनिट बार करेंगे, देखो बेटा, जो यूनिट एक्चुअल सेल्स प्राइस से कम ज्यादा पे बिकती है उसको बार करेंगे। एक्चुअल समझ में आ गया, इसमें एक्चुअल सेल प्राइस क्या था 120, वो कितने बिकी 105 में, हो सकता है वो 90 में बिकती बेटा, कॉस्ट से कम पे बेचनी पड़ जाती, ज्यादा खराब होती तो उसमें तो नुकसान भी होता था। तो उसको हम अगर आइटम को इंक्लूड कर लेते हैं तो हमारा जीपी रेट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और नॉर्मली हम कमाते 20% है। तो कभी भी ध्यान रखना, जब अबनॉर्मल गुड्स हो तो उसको आप, सर ये कैसे क्यों, वैसे तो 15% ही कमाया तो एग्रीगेट, तो बेटा मेरी बात सुनो, मैं एक जीपी रेट निकाल के एक इंटरप्रिटेशन निकाल रहा हूँ कि इस बिजनेस में हम 20% प्रॉफिट कमाते हैं। ये इंटरप्रिटेशन गलत होगी कि नहीं होगी, होगी। हम कहते हैं पूरे साल में हम जो भी कुछ बेचते हैं उसमें हम 15% कमाते हैं, गलत हो गया। कमाते कितना है 20, वो तो डिफेक्टिव आइटम की वजह से क्या है 15% है। तो बेटा सही बात है, कभी भी डिफेक्टिव आइटम, डिफेक्टिव क्या होती है, जो अपने सेलिंग प्राइस पर सेल नहीं होती, उससे कम पे सेल होती है। कम पे कितनी भी हो सकती है, 2 रुपए में भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, जीरो में भी हो सकती है, समझ रहे, डिफेक्टिव वो कहलाएगी। ये कंसेप्ट समझ आ गई, ये सिंपल बात है। अब क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पूरा क्वेश्चन दोबारा रीड करना। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर असर्टेन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च। कहता है आप 31 मार्च को इन्वेंट्री क्या निकालो बेटा, वैल्यू निकालो, ठीक है। इन्वेंट्री ओपनिंग दे रखी है, परचेज दे रखी है, मैन्युफैक्चरिंग है, सेलिंग है, एडवर्टीजमेंट है, फाइनेंस चार्ज है। फाइनेंस चार्ज का मतलब इंटरेस्ट होता है बेटा, ठीक है, ध्यान रखना। मतलब पैसे हमने उधार लिए, उसका हमने चार्ज पे किया, दैट इज इंटरेस्ट। सेल्स दे रखी है। एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च ए सम ऑफ रुपीज 17,500 was written off at a particular item which was originally purchased rupee 15,000 and was sold during the year rupee 45,000। ठीक है जी। इस वजह से हमारे ट्रांजेक्शन में इससे रिलेटेड जीपी अर्न ड्यूरिंग द ईयर वाज 20% हो सकता है। इसके अलावा हम सेल का कितना कमाते हैं, 20% कमाते हैं इस ट्रांजेक्शन के अलावा, क्योंकि ये तो डिफेक्टिव हो गया। अब ये जो आइटम आपने खरीदी थी, इसका मतलब पहले सही निकाला या नहीं निकाला, ये देखो। वैल्यूइंग इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 2019 ए सम ऑफ 17,500 वाज रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ का मतलब होता है हमने लेस कर दी, कम कर दिया, मैंने बहुत बार बताया ये बात। रिटर्न ऑफ का मतलब खत्म कर दिए, कम कर दिए। जब हम 31 मार्च 2019 को 31 मार्च 2019 को जब स्टॉक की वैल्यू करे थे, तो हमने उसकी स्टॉक की वैल्यू कितनी कम ली बेटा, 17,500। रिटर्न ऑफ एनी पर्टिकुलर आइटम विच वाज ओरिजिनली परचेज, विच वाज ओरिजिनली परचेज रुपी 50,000। मतलब आपने बेटा ध्यान से सुन लो, 50,000 की खरीदी थी, आपने उसकी वैल्यू 17,500 रुपए कम कर दी। रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होता है, लेस करना, कम करना। तो वैल्यू कितनी बची 32,500। मतलब आपने उसमें स्टॉक में इंक्लूड आपने 50,000 रुपए नहीं किया, कितने भी किया है 32,500। क्योंकि हो सकता है आपको लगता हो कि ये डिफेक्टिव आइटम हो गई, इसकी कॉस्ट क्या है 50,000, लेकिन इसे नेट रिलाइजेबल वैल्यू कितनी इसकी 32,500, तो आपने 32,500 पे वैल्यू कर दिया उसको। रूल भी यही होता है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। पहले तो ये क्लियर कर लो, रिटर्न ऑफ का मतलब होता है हमने उसकी वैल्यू खत्म कर दी, तनी 17,500 रुपए हमने उसकी वैल्यू कम कर दी। अब सिंपल सी लैंग्वेज है, 50,000 में से 17,500 कम करोगे तो बचेगा कितना 32,500। ये कार्यक्रम कब किया उसने, 31 मार्च 2019 को। तो 31 मार्च 2019 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 1 अप्रैल 2019 का क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक। मतलब ये ओपनिंग स्टॉक में कितना इंक्लूड है 32,500 इंक्लूड। यहाँ तक किसी के समझ में आया या नहीं आया, आ गया। अब चलिएगा, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपने। अब एक बात बताओ, इधर देखो,
मेरे को सही जीपी रेट निकालने के लिए मैंने क्या किया था सक्षम, अब नॉर्मल यूनिट या डिफेक्टिव यूनिट को क्या कर दिया था, क्यों किया पता लग गया, क्योंकि अगर उसको लेके कैलकुलेट करूंगा तो जीपी रेट क्या आएगा, गलत आएगा। तो यूनिट में इंक्लूड था मैंने यूनिट माइनस कर दी, कॉस्ट में इंक्लूड था मैंने कॉस्ट में से लेस कर दिया, और कहाँ इंक्लूड था, सेल में इंक्लूड था मैंने सेल में। रटने की जरूरत नहीं है, डिफेक्टिव गुड्स अबनॉर्मल गुड्स एक ही बात है, डिफेक्टिव बोल लो या अबनॉर्मल, मैं बोल रहा हूँ ये बात, ठीक है। जब आप जीपी रेट निकालते हो, क्या निकालते हो, अगर कोई कभी भी, ये चैप्टर इसमें नहीं करा, कभी भी जीपी रेट निकालते हो, डिपार्टमेंटल अकाउंट पढ़ोगे इंटर में, वहां पर भी मिलेगा आपको, कभी भी आप जीपी रेट निकाल रहे हो लाइफ में, कभी भी अकाउंट्स के अंदर जीपी रेट निकाल रहे हो, तो अगर कोई एक पर्टिकुलर आइटम ऐसी है कि जो सेल्स प्राइस पर सेल नहीं हो रही डिफेक्टिव होने की वजह से, ठीक है, तो जीपी रेट निकालते समय एक बार उसको हम बार कर देंगे, क्योंकि वो पूरे जीपी रेट को क्या करेगी, डिस्टर्ब कर देगी। सिंपल एग्जांपल है, आपको पर्टिकुलर लाइफ में कोई भी फ्रूट या सब्जी खराब होती है साथ में, तो हम उसको निकाल के क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं, क्योंकि वो दूसरों को भी क्या करेगी, खराब। बोलो बात समझ आई। तो पर्टिकुलर, अब सर कहाँ से लेस करना, रट्टा नहीं मारना, सवाल बेटा जहां पर इंक्लूड है वहां से लेस करना, कहीं पर भी, मतलब हमने अब नॉर्मल को इंक्लूड ही नहीं करना जीपी रेट निकालते हुए, कर लो मना नहीं कर रहा, बट जीपी रेट क्या आएगा, बदल के आएगा, क्योंकि उससे सेल प्राइस समझ, वो जो उनका रिलेशन है आपस में, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई, मैंने इसीलिए पहले स्टार्टिंग में एग्जांपल लेके सिखाया है। तो एक लाए 20 हो रहा था, दो लाए तो भी 20 हो रहा था, अगर वो 30 यूनिट भी 300 के और 120 पे बिकती तो 360 आता, फिर प्रॉफिट कितना था, 60, डिवाइड कितने करते, 300 से, वो 20% ही आता, लेकिन 30 यूनिट बची, सेल कितने में हुई, 105 पे, तो वह मतलब अपने नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर सेल नहीं हुई, इस वजह से। और अच्छा, अब अपने इंटरप्रेट निकालिए, हम सेल का 15% कमाते थे, गलत निकल गए, तो हम तो सेल का कितना कमाते हैं, 20, ये तो एक यूनिट की वजह से चेंज हुआ है, नॉर्मली हम सेल का कितना कमाते हैं, 20 कमाते हैं। इसलिए सही निकालने के लिए डिफेक्टिव आइटम को क्या कर दो, एक बार बार कर दो। बात समझ आ गई नहीं? अब सुनना क्वेश्चन के अंदर, आपको इन्वेंट्री दे रखी है, ओपनिंग इन्वेंट्री निकालो कितनी है, हमारे को करना क्या बेटा, ध्यान से सुनो पहले। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमारे को 31 मार्च को क्या, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर असर्टेन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, क्या निकलवाई हमसे, 31 मार्च 2020 की इन्वेंट्री निकलवाई है ना। तो देखो बेटा ध्यान से सुनना, कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 2020। देखो, अच्छा इसके लिए आप क्या करोगे, आपकी जो इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री ओपनिंग कब बेटा, 1 अप्रैल 2019 को, कोई डाउट है क्या, कितनी दे रखी है, अब बच्चा कहता दे रखी है क्या, हाँ दे रखी है, कितना है, ठीक है। अब उसमें सुनो, अब ये इन्वेंट्री थी ना, जो नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 की जो क्लोजिंग है वो 1 अप्रैल 2019 की क्या होगी, ओपनिंग। मतलब यही बात हो रही है, बोलो बेटा। अब इसमें हमने क्या किया, एक आइटम डिफेक्टिव थी, उसकी कॉस्ट थी 50,000, 17,500 हमने उसकी वैल्यू क्या कर दी थी, कम कर दी थी, अब वो 32,500 की। मैं कह रहा हूँ कम नहीं, आपको पूरा ही नहीं लेनी वो, तो आपने कितनी लेस करी, 17,500, बढ़िया क्या, लेकिन आपको पूरा 50,000 लेस करना था, लेकिन आपने लेस कितना किया, 17, कितना कम किया, अब कर दो, बोलो पूरी अब नॉर्मल बार होगी या नहीं होगी, हो जाएगी। तो लेस लिखेंगे बेटा, लेस, शुक्र है इसने अब नॉर्मल लिखा है, अब नॉर्मल इन्वेंट्री। अब नॉर्मल का मतलब होता है जो रूटीन में कम बिकती है, कम रेट पे बिकती है, ठीक है। ये इंश्योरेंस क्लेम नाम का एक चैप्टर था, ठीक हो फर्स्ट ईयर में आपके इधर तो है, आपकी भी है बेटा। अब नॉर्मल इन्वेंट्री कितने की बेटा बताओ, इंटर में है ये चैप्टर, 32,500 कैसे आया पता लग गया, लिख देता हूँ, 50,000 लेस करना था, ऑलरेडी हम कितना लेस कर चुके हैं, तो कितना कार्यक्रम बाकी है, लेस क्योंकि ये समझ आ गया, डिफेक्टिव है। और डिफेक्टिव को देखो, इस तरीके का एक बात और भी है, हमारे पास स्टॉक कितने हो गए, दो हो गए, एक तो नॉर्मल गुड्स और एक अब नॉर्मल गुड्स, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। मतलब आप ये टोटल गुड्स थे बेटा 1,42,500, ये 1,42,500 क्या थे, हैं
उसमें से क्या लेस कर दिए तो क्या बच गए नॉर्मल। मतलब मेरे पास स्टॉक किसका आ गया नॉर्मल का आ गया। बोलो बात समझ आएगी नॉर्मल कितना है बताओ किसी को डाउट है यहाँ तक चलिए। अब उसके बाद ये तो मतलब मेरे पास 1 अप्रैल को नॉर्मल स्टॉक था वो 1,10,000 था ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर मैंने कितने का परचेज किया एड परचेज ड्यूरिंग द ईयर DTY का मतलब ड्यूरिंग द ईयर कितने का परचेज किया बताओ 7,00,000 ठीक है। और ये परचेज करते ही डायरेक्ट तो बेचते नहीं आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे क्या होंगे ऐड होंगे ऐड करो। फिनिश गुड्स बनाने में जो खर्चा हुआ वो क्या होगा ऐड होगा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना है बेटा टोटल कर दो ठीक है। ये कॉस्ट आ गया आपकी। अब ध्यान से सुनो यहां तक किसी को डाउट है तो बोलो बेटा। मैंने इसको ए नाम दे दिया टोटल ए कोई डाउट है किसी को 10,22,500। अब सुनो सेल एज पर अकाउंट्स एज पर अकाउंट्स कितनी सेल हुई बताओ 45,000 ठीक है। और टोटल सेल यही हुई। अच्छा अब नॉर्मल गुड्स कितने बेचा आपने 45,000 तो सेल में इंक्लूड है या नहीं है। अब एक बच्चा कहता है एक बच्चा कहता है सर हमें क्या पता इंक्लूड होगी भाई जो चीज सेल में जाएगी सेल में चाहिए। अच्छा ये मैंने 500 का बेचा तो सेल में कितना जाएगा 500। ये मैंने 20 का बेचा मेरी स्टेशनरी की शॉप है ये मैंने 20 का बेचा तो ये कितने की सेल बुक होगी 20 की तो टोटल सेल कितने की बुक हो गई 520 की। मैंने कहा मार्केट की सेल नहीं लेनी बाहर कर दो इसकी सेल कितनी 500। ये हमारी टोटल सेल है नॉर्मल गुड्स की और अब नॉर्मल। अब आपको पता है अब नॉर्मल गुड्स कितने में सेल हुए हैं अगर वो लेस कर दोगे तो सेल किसकी रह जाएगी लेस सेल ऑफ अब नॉर्मल इन्वेंट्री कितनी बेटा 45 कोई बात नहीं 12 लाख ठीक है जी। बोलो ऐसे ही आ गया। अब क्या होगा अब सुनो बेटा सक्षम वो 50,000 के गुड्स आपने पता कितने बेचे 45 में बेचे। आपने वैल्यू करते समय पहले क्या दिमाग लगाया कि ये 50,000 का 50,000 वैल्यू नहीं उसकी वैल्यू कितनी कर दी आपने 32,500 कर दी। फिर वो 32,500 वाला आपने वैल्यू कर दी आपकी नजरों में 32,500 था लेकिन वो बिका कितने में 45 में तो आपको प्रॉफिट हुआ ना लॉस ही हुआ बेटा। एक्चुअल में तो 50 का ही आया था 50 वाला कितने बेचा 45 बेचा। तो हम उस पर जीपी रेट निकालने जा रहे हैं। अरे जीपी रेट तो उस पर आएगी नहीं उस पर तो लॉस है बल्कि तो हमें नॉर्मल जीपी रेट निकालना है ना। तो अब नॉर्मल को मैंने बाहर कर दिया देखो परचेज ये देखो याद करो ये देखो ये यूनिट परचेज करके लाए थे ना आप 3 यूनिट 300 की तो परचेज में से लेस किया 3 यूनिट 300 परचेज में लेस किया 1 यूनिट फिर उसकी सेल में से भी लेस किया यहाँ पर वैसे ही सेम यहाँ पर लेस किया और सेल में से लेस किया। अब बताओ मेरे पास स्टॉक किसका बच गया कोई डाउट है किसी को मेरे पास जो स्टॉक था वो बच गया नॉर्मल। अब क्वेश्चन वाले ने साफ साफ मेरे को खुद ने बताया कि हम सेल का 20% कमाते हैं। अगर वो 45,000 ले लेते आप हेलो इधर देखो सारे आप सेल आपकी 12,45 थी ना आप अगर 12,45 पर 20% प्रॉफिट निकालते तो गलत हो जाता। उस 45,000 पे तो आपने प्रॉफिट कमाया ही नहीं उस पर तो आपने 5,000 का लॉस कमाया है। अरे बोलो समझे तो उसको अलग कर दिया। अब मैं जीपी रेट लगाऊंगा ग्रोस प्रॉफिट कितना हमारा 20%। सर ये क्या करे सेल अरे सुनो भाई सेल में से जीपी लेस कर दे तो क्या जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। किसी को नहीं पता सुन लो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है और सेल माइनस जीपी भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है। प्रॉफिट में सेल में से प्रॉफिट लेस करोगे तो क्या है कॉस्ट सेकंड क्लास का है यार आपने प्रॉफिट लॉस पड़ा हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का सेकंड फॉर्मूला भी यही है क्या सेल माइनस जीपी क्या है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और दूसरा क्या है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक दोनों लगा लेना दोनों में आंसर क्या आएगा सेम ही आएगा। अरे यार वही देख लो ट्रेडिंग में ओपनिंग स्टॉक इधर आता है परचेज इधर आता है डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ 2 जीपी आता है वहां क्या आता है बाय सेल और बाय क्लोजिंग स्टॉक। आप ये जोड़ के वो लेस करते तो आता है इधर आपका सेल है इधर जीपीओ घटाओगे तो वही आएगा। रेशियो में यूज होता था बेटा सेम आंसर आएगा। बोलो समझ आएगा नहीं आया चलिएगा भाई सीधी सेल में से प्रॉफिट लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा। बताओ 20% प्रॉफिट कितना हुआ 2,40,000 2,40,000 आप इसमें जीपी लेस कर दो बेटा
कितना आया? 9 लाख। बताओ ये क्या आया आपका? कॉस्ट ऑफ। कुछ इसका क्या मतलब? 9,60,000 का बेटा। मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स का मीनिंग पूछ रहा हूँ। हाँ, मतलब जो गुड्स हमने सेल किए ना उनकी कॉस्ट ये है बस। बोलो बिल्कुल सही नहीं? देखो इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए। जो हमने गुड्स बेचे है ना उनकी ये कॉस्ट है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब सुनो लोकेश, ये 10,22,500 क्या बेटा? नैन्सी ये क्या है बेटा? नैन्सी क्या? सवाली। टोटल ये 10, टोटल ये नाम रखा है इसका। ये 10,22,500 क्या है? ये टोटल स्टॉक की कॉस्ट है। ये किसकी है? आता था सबको, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन एक पर्टिकुलर वर्ड भी तो दो इसको। अरे यार वो है ना उसके मामा का बुआ का ताऊ का लड़का, अरे उसका नाम बोल देना, नाक नक्की होगा। अरे है ना यार वो व्हाइट शर्ट पहन के आया था, अरे नाम बोलना। मेरी बात समझ में आएगी नहीं? ये आपकी क्या है? टोटल कॉस्ट किसकी? जो आपके गुड्स पास अवेलेबल थे। कितने कॉस्ट के थे? हेलो, कितनी कॉस्ट के थे? उसमें से आउट ऑफ दिस इतने का सेल हो गया, बाकी स्टॉक बच गया। अरे बोलो समझ आएगी नहीं? तो इसको मैं बी नाम दे रहा हूं। क्या दे दिया? बी। अब मैं क्या करूंगा? इन्वेंट्री निकालनी मेरे को। इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 20। कैसे भी फॉर्मेट बना सकते हो, मैंने बुक वाले के फॉर्मेट से नहीं किया, मैंने अपने हिसाब से किया। अब कैसे बेटा? क्या लिखोगे? टोटल कॉस्ट माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब ए माइनस बी। बोलो बेटा, बताओ ए क्या था? 10 लाख माइनस कितना आया? ये वैल्यू आ गई। कोई डाउट है तो बोलो। सिंपल सा मेथड था, अगर वो 20% आप लगा दोगे तो आपका गलत हो जाएगा। अच्छा, अब एक अलग क्वेश्चन सक्षम आपके लिए बेटा। जो अब नॉर्मल गुड्स बचा था उसकी स्टॉक की वैल्यू बता कितनी है? 0 है, कैलकुलेटर और चला रहा है, और सेल ही हो गया बेटा। ध्यान रखिए। अब नॉर्मल गुड्स ड्यूरिंग द ईयर बेच तो दिया आपने, अगर नहीं बिकता ना तो उसकी वैल्यू निकालनी पड़ती। निकाल देते या नहीं निकालते? बता। टोटल, यस सर यस सर कर रहा है। टोटल स्टॉक का फॉर्मूला क्या था? नॉर्मल स्टॉक ऐड अब नॉर्मल स्टॉक, याद है? टोटल स्टॉक। फिर उसके बाद क्या था? लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस ऑफ स्टॉक क्या था? टोटल स्टॉक माइनस माइनस सेल्वेज स्टॉक, बचा लिया जो, सेव्ड स्टॉक। टोटल स्टॉक माइनस सेव्ड स्टॉक, क्या क्या? लॉस ऑफ स्टॉक। अब क्या करेगा? अमाउंट ऑफ क्लेम। क्या बेटा? क्या फॉर्मूला था? लॉस ऑफ स्टॉक डिवाइड बाय टोटल स्टॉक इनटू इंश्योर्ड अमाउंट। If insured amount is less than insurable amount, then we are apply average clause. कोई डाउट है किसी को? चलिए, ये बेटा चैप्टर इंश्योरेंस क्लेम में यूज होता है ये सारा सिस्टम। तो इंश्योरेंस क्लेम आपके सीए इंटर के अंदर चैप्टर है और बीकॉम फर्स्ट ईयर में है यहाँ पर। हाँ जी बेटा। 29 में डाउट है बेटा? हिमांशु जी, दीपांशु जी, आगे डाउट? 10 में डाउट? यार बहुत बहुत आसान है यार, ये आपसे कैसे नहीं हुआ? अब देखो मेरी बात सुनो ध्यानपूर्वक। इसने स्टॉक टेकिंग मेथड से किया है। 10 अप्रैल का स्टॉक दे रखा है आपको। कौन से अप्रैल का दे रखा है? आपको कहाँ आना है? 31 मार्च को मैं बता के गया था। अब अप्रोच बता दी, अप्लाई करनी थी। 10 अप्रैल का स्टॉक दे रखा है नया, और हमें 10 अप्रैल से बैक मारना है। क्या मारना है? बैक। 10 अप्रैल से हमें 31 मार्च का स्टॉक निकालना है। मतलब इसको समय नहीं मिला होगा बिजनेसमैन को, तो इसने फिजिकल काउंटिंग कब की? 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल को कहता है ये स्टॉक है हमारे पास लोकेश, अब बैक आना है वापस। कब? 31 मार्च पे। तो अब 1 से लेके 10 तक की जो ट्रांजेक्शन है ना उसको इसमें एडजस्ट करना है।
अब बताओ, जो 1 से लेके 10 के बीच में परचेज की वो 31 मार्च को थी, लेस होगी। वो 31 मार्च को मेरे पास नहीं थी ना, तो वो लेस होगी। अब सुनो सुनो सुनो, 1 से लेके 10 के अंदर जो सेल हुई वो क्या होंगी, ऐड, लेकिन उनकी कॉस्ट ऐड होगी। लेकिन उनकी क्या ऐड होगी, क्योंकि स्टॉक को हमेशा कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे। वो तो अलग बात है, कॉस्ट निकाल के बाद में एनआरवी है तो कंपेयर कर लेना, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट अब सेल प्राइस दे रखा है, अब सेल में से भाई साहब प्रॉफिट लेस करोगे तो ही कॉस्ट आएगी। इसलिए उसने प्रॉफिट क्या, जीपी रेट प्रॉफिट उसमें से क्या किया हुआ, लेस किया हुआ है। शायद अब हो जाए। तेरा हो गया लोकेश? नहीं हुआ, फिर करा देता हूँ। तेरा हो गया बेटा? किया ही नहीं होगा तुमने, बिजी बहुत किया है? किया है? अरे कोई बात नहीं, 2 क्या 3 भी निकल सकते परसेंटेज। अब जैसे उस एग्जांपल में ये देखो 100 वाली 105 में बेच रहा था, तो इसमें प्रॉफिट कितना कमा रहा है, 5%, और उसमें कितना कमा रहा है, 20%। ये तो एक कोई मैटर नहीं है। चलो एनीवे, करो रीड भैया। इन्वेंट्री टेकिंग फॉर द ईयर एंडेड, इन्वेंट्री टेकिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वाज कंप्लीटेड। हम 31 मार्च को स्टॉक की काउंटिंग कर रहे थे, 10 अप्रैल तक हमने काउंटिंग की, और उसके बाद हमने ये मिला कि हमारे स्टॉक की वैल्यू जो है वो 16,75,000 है, कोस्ट एज ऑन द कंप्लीशन डेट, मतलब 10 अप्रैल को। प्लीज ध्यान इधर दो बेटा, ये यहीं मिल जाएगा सब कुछ, मैं नहीं मिलूंगा थोड़ी देर बाद। समझ रहे हो मेरी बात को? तो 16,75,000 रुपए हमने वैल्यू की है, देव कब की है बेटा? ध्यान, हाँ ध्यान यहाँ रख, 10 अप्रैल को, ठीक है जी। After the end of the accounting year and till the date of completion of inventory, after the end of the accounting year and till the date of inventory, मतलब 1 से 10 की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? 1 से 10 की। सेल फॉर द नेक्स्ट ईयर, मतलब 1 से 10 की बात कर रहा है। कंफ्यूज मत होना बच्चा, नेक्स्ट ईयर एक साल और आगे चला जाता है, ओ भाई रुक जा, वो नेक्स्ट चीज की बोल रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट ईयर इंक्लूडिंग इन्वेंट्री, देखो क्या कह रहा है बेटा, सेल फॉर द नेक्स्ट ईयर वर मेड फॉर 68,750। सेल हमारी जो हुई है वो कितनी हुई है? 68,750। प्रॉफिट मार्जिन बीइंग 1/3 ऑफ द कॉस्ट। अगर कोई पॉइंटों में मत जाना, 33.33 लिखा है, इसका मतलब क्या, 1/3 है। ये तो आता ही होगा बेटा, आपको पढ़ाया ना आपको, कॉस्ट का 1/3 है। मेरे को तो आता है कॉस्ट का 1/3 है। अब सेल का निकालना, तो ऊपर वाला इसमें क्या कर दो, ऐड, याद है? तो सेल का 1/4 हो गया। आपको मेरे ये याद थे सारी चीजें, सिखाई है मैंने। ये कॉस्ट का 1/3 है। अगर आपको कॉस्ट मालूम हो तो उसका 1/3 कर देना। हेलो, दो निकाल रखे हैं जीपी रेट। अगर हमें कॉस्ट मालूम है तो हम क्या करेंगे, 1/3 करेंगे। अगर हमें मालूम क्या है, सेल, दोनों का बेस सेम नहीं है। हेलो, 1/3 किस पे अप्लाई होगा? अब हमें क्वेश्चन में दिखा दे रखी सेल, तो सेल का 1/3 कर दोगे, गलत हो जाएगा। वो कॉस्ट का, वो कहता मैं कॉस्ट का 1/3 कहता ना, मेरे को आता नहीं, इसलिए सेल का मान ले। कॉस्ट का 1/3 है तो सेल का निकालना, तो ऊपर वाला नीचे वाले में क्या कर देंगे। ये बताया हुआ है कि नहीं बताया? भूल गए थे या याद था? किस क्वेश्चन याद था? 5-7 बच्चों को याद था, मतलब ठीक है। आगे देखो क्या कहता है, सुनो। परचेज फॉर द नेक्स्ट ईयर, मतलब 1 से 10, इंक्लूडिंग द इन्वेंट्री अमाउंट ₹90,000 एट कॉस्ट लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, ठीक है, ₹90,000। आगे क्या लिखा है, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। ड्यूरिंग दिस पीरियड गुड्स वर एडेड टू इन्वेंट्री एट द मार्कअप प्राइस ऑफ 3,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स रिटर्न। मार्कअप का मतलब नहीं पता होगा आपको शायद। मार्कअप का मतलब होता है उसमें प्रॉफिट क्या है, ऐड है। मार्कअप का मतलब प्रॉफिट लेते हैं, क्या लेते हैं, प्रॉफिट। सुनो अभी बताता हूँ, चलो। इन्वेंट्री एट द मार्कअप प्राइस 3,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स रिटर्न, मतलब ये 3,000 की क्या आपकी सेल्स रिटर्न। अब मेरी बात सुनना, अब इसका भी क्या होगा अभी देखते हैं हमने। तो बच्चे एक तो वो लगाएंगे, सेल क्या होगी, 1 से 10 की सेल क्या होगी, ऐड, और 1 से 10 की सेल रिटर्न क्या होगी, सोच लेना, कर लेंगे। सुनो सुनो, हाँ वो रिवर्स होती है वैसे, चलिएगा कोई बात नहीं। आफ्टर इन्वेंट्री टेकिंग इट वाज फाउंड दैट देयर वर ए सर्टेन वेरी ओल्ड स्लो मूविंग आइटम दैट इज abnormal आइटम।
स्लो मूविंग आइटम, धीरे धीरे बिकता है। 4-5 साल महीने हो गए देखते हुए, बिक नहीं रहा, कोई आया फिर कितने का 100 का, चल ले जा 90 में दे दूंगा। अरे यार 70 में ले जा यार, तू ले जा इसको, देख देख के बोर हो गया, बात समझ आएगी नहीं है। स्लो मूविंग आइटम कॉस्टिंग रुपी 11,250 विच शुड बी टेकन एट 5,250 टू इंश्योर डिस्पोजल टू एन इंटरेस्टेड कस्टमर। ठीक है, मतलब ये कितने में होगा बेटा, इसकी वैल्यू क्या कर दी इसने, 5250 ड्यू टू हैवी फ्लड। ओहो, बाढ़ ने प्रभावित कर दिया। सर्टेन गुड्स कॉस्टिंग 15,500 वर रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर बियॉन्ड द डिलीवरी डेट ऑफ कस्टमर, beyond the delivery date of customer. As a result, the customer refused to take delivery and net realizable value of the goods was estimated to be 12,500 on 31st March. Compute the value of inventory inclusion of the final account for the year ended 30 September 2022, 30 मार्च 2020। ये 30 मार्च नहीं होना चाहिए, 31 मार्च होना चाहिए, वो बाय मिस्टेक लिखा हुआ है। ठीक है, अब सर कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को, देखो सबसे पहले से पॉइंट काउंट करो, कितने पॉइंट एडजस्ट करने हैं। सेल है, परचेज है, सेल्स रिटर्न है, सेल है, परचेज है, सेल्स रिटर्न है, फिर वो एक स्लो मूविंग वाला भी है 4, और फिर बाढ़ वाला भी है 5 मिनट। हाँ, एक पॉइंट तेरा हो गया जो तू पूछेगा डाउट, 6 हो गए, 6 हो गए, सही है बिल्कुल। मतलब डोला बता दूं, तू कहाँ थी बेटा उस दिन, करने की जरूरत नहीं होती। कोस्ट का दे रखा, सेल का निकालना होता है, तो जो ऊपर होता है वो नीचे वाले में ऐड करना होता है। 1/3 है ये। कैलकुलेटर निकालो, 33.33 लिखो, इसको डिवाइड कर दे 100 से। और ये जनरल पता होता है बेटा, जैसे 25% है वो क्या होता है, 1/4 होता है। 50% है वो क्या होता है, 1/2 होता है। ये अब जब जन्म से पता लगने लग जाता है अपने को, रियलिटी मजाक नहीं कर रहा बेटा। तो 33.33 का मतलब क्या, 1/3। 33 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेगी तो 99.999, 100% 1/3, मतलब वो उसका तीसरा हिस्सा है, थर्ड पार्ट है उसका। ठीक है, स्टार्ट। स्टेटमेंट शोइंग, ये रीजनिंग है सिंपल। क्या है ये, रियलिटी रीजनिंग है। इसमें देखो ना तो डीआर करना और ना सीआर करना, इस चैप्टर में सिंपल कैलकुलेशंस है। ठीक है, स्टेटमेंट शोइंग द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31st मार्च 2020। क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन है ये बेटा, पूछना है 10। चलिएगा, अब वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, आपने सारे एग्जांपल क्वेश्चन ऐसे लिख लिख के किए थे? यस सर। कहीं इसमें देख के टिक टिक टिक, ये ध्यान रखना। नहीं, आप खुद अपनी वो कवर खोद रहे हो अगर ऐसे कर रहे हो तो। अगर आपने अकाउंट्स के क्वेश्चन देख देख के किए ना ऐसे, मतलब हाँ ठीक है, कैलकुलेशन के हाथ से करने बेटा, ये तो प्रेजेंटेशन नहीं होगी। कितना बेटा, 16 लाख। चलिए, नाउ अब मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनना। आपने गुड्स कितने के सेल किए थे बेटा, 1 से 10 तक जो सेल हुई है वो क्या करनी है आपने, 1 से 10 तक जो सेल हुई है वो क्या करनी है, ऐड। बोलो सही है कि नहीं है, ठीक है, ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ, जो जो 1 से 10 सेल हुई है वो सेल ऐड नहीं करनी, उसकी क्या करनी है, कॉस्ट। मतलब कैसे आएगी, सेल में से प्रॉफिट लेस कर दोगे तो कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आफ्टर 31st मार्च
टिल 10 अप्रैल, मतलब 31 मार्च के बाद से लेके 10 अप्रैल तक की जो गुड सेल किया उसकी कॉस्ट क्या करनी है, ऐड करनी है। बोलो बात समझ आई नहीं? जरूरी नहीं कुछ भी लिख सकते हो आप लैंग्वेज। आप क्या लिखते हो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या सेल बिटवीन 1st to 10th, उसकी कॉस्ट, कोई वर्डिंग लैंग्वेज कोई मर्जी हो। बात समझ आएगी नहीं? अच्छा, सेल प्राइस कितना दे रखा आपको, 68,750, ये सेल है। ये कहती मेरे में से प्रॉफिट लेस कर दे, मैं कॉस्ट बन जाऊंगी। मेरे में से प्रॉफिट लेस कर दे, मैं क्या बन जाऊंगी? ओके, थैंक यू सो मच। माइनस, क्या माइनस करना है? प्रॉफिट। क्या माइनस करना है? प्रॉफिट। 68,750 का, ये 68,750 क्या है? सेल है। कॉस्ट का कमाता हूँ 1/3, तो सेल का कितना कमाता हूँ? 1/4। तो इसका 1/4 निकाल के और इसमें से लेस कर दो, जल्दी से करके देखना है। यही आ रहा है क्या? चेक करो पहले। 68,750 का 1/4 यही आ रहा है क्या? 17,100। अब ये तो इसकी राउंडिंग का है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 रुपये बढ़ा के लिख दिया ऐसी। पता है इसने क्या किया होगा? मेरे को पता है, इसका बहुत अच्छे से पता है मेरे को इसने क्या किया है। बदतमीज है ये। 33.33 लिखा है ना इसने, ये इसने पॉइंटों में किया है। इसने किस में किया है? पॉइंटों में। 33.33 को जब 3 से करोगे तो 99.99 आएगा। जो 0.01 का डिफरेंस है ना, उसको वैसे किया। कभी भी नहीं करते इतना बेटा। 33.33 का मतलब क्या होता है? 1/3। अब इसने क्या किया? 33.33 क्या कमाता है? किसका कमाता है? पोस्ट का कमाता है। अच्छा, तो परसेंटेज हटाओ तो नीचे क्या आ जाएगा? बोलो बात समझ आएंगे? अरे बोलो बच्चों। तो 33.33 डिवाइड बाय 100, ये सही है क्या? हाँ सही है, परसेंट हटा दिया। ये बात समझ आएगी नहीं? 33.33% है, तो परसेंट हटाओगे तो नीचे क्या आएगा? लगा दिया। मतलब मैं कॉस्ट का कमाता हूँ 33.33 डिवाइड बाय 100। अब सेल का कमाता हूँ तो सेम लॉजिक, ये ऊपर वाला इसमें क्या कर दोगे? ऐड। तो ये क्या आएगा? 33.33 डिवाइड बाय 133.33। ये 1/4 ही है। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो अब आप 16,75,000 था क्या ये? बोलो बेटा। नहीं सॉरी, 68,750। 68,750 इंटू 33.33 डिवाइड बाई 133.33 करना। क्या बेटा? अरे 68,750 डिवाइड बाय 133.33 मल्टीप्लाई बाय 33.33 कितना है? 68,000। इसने राउंड करके लिख दिया बेटा जी। 68,750 भाग में 133 पॉइंट। मेरा बिल्कुल सही है। ये देखो, आप क्या कर सकते हो, ये कहता मैक्सिमम जितना भी ले सकते हैं। इधर कैलकुलेटर दिख रहा है बेटा सभी को? साफ दिख रहा है। 68,750 डिवाइड बाय क्या करोगे? 133.33, यही है। अब यही होता है 33 आता है लास्ट में, हम पूरा लिख दिया जितना कैलकुलेटर आता है, इंटू 33.33, ये भी 33 में पूरा लिख दिया। समझ रहे हो क्या मेरी बात को? 17,187.50। समझ आई मेरी बात? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आप ऐसे भी इसने जो क्लियर 68,750 भाग 133.33 और इंटू 33.34, ये समझ आ गई मेरी बात? क्या उसने राउंड फिगर में लिखा है, 2 रुपए का फर्क आ रहा है। समझ आ गई मेरी बात? क्या चलिएगा, तो इसमें कोई राउंड ऑफ में कोई दिक्कत नहीं है। आपको एग्जैक्ट लेना है बेटा। कितना है बताओ? 68,750 का 1/4 करो, कितना आया? 87.5 है ना? तो 88 लिख दो आप, लेस करके बता दो कितना आया।
इसने राउंड ऑफ कर दिया, समझ में आई मेरी बात? अब बेटा आपको 2 रुपए लाओ, मैं कहां से लाऊं बेटा 2 रुपए? कैलकुलेशन करके इसने लिख दिया, अब उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। अरे वो लेस करो ना इसमें से 500, तो 2 रुपए बढ़ गए अपने, ठीक है जी। तो ये आ गया 51,562 रुपए। ये इतने की आपने 1 से लेके 10 रुपए तक क्या की थी, क्या की थी, सेल की थी, ठीक है जी। तो वो गो डाउन से गया है, लेकिन 31 मार्च को वो एग्जिस्ट करता था, वापस क्या कर दिया, ऐड लेस परचेज 1 अप्रैल से लेके 10 अप्रैल तक, बोलो कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, देखो 90,000। रुको गलत हो जाए, अरे गलत हो जाएगा, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट को बुक ही नहीं करते अपने, याद है या नहीं है? तो 90,000 का, अब कई बच्चों को दिक्कत क्या आती है, जय सर क्या पता लेस किया हो पहले से, लैंग्वेज पढ़ो, लेस ट्रेड डिस्काउंट है, साफ तो बोल रहा है, समझ आया? तो अपनी ये थी कितनी इसकी वैल्यू, क्या बेटा 90,000 माइनस 90,000 का 10% कितना आएगा, 9,000 आएगा, 10% वो उसमें से लेस करोगे कितना, 80, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या था, सेल्स रिटर्न है ना बेटा, बताओ सेल को क्या किया ऐड, तो सेल्स रिटर्न क्या होगी, लेस। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? अगर किसी को कंफ्यूजन हो ना, तो 1 से लेके 10 तक जो परचेज किया है वो बात, वो क्या होता है, परचेज क्या होती है, लेस होती है, परचेज क्या होती है, तो परचेज रिटर्न क्या होगी, ऐड। और 1 से 10 तक की जो सेल हुई है वो क्या होती है, ऐड, तो सेल्स रिटर्न क्या होगी, लेस। समझ आ गया? और वैसे आप सोच के देख लेना कि वो गुड्स आया है गया, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, हैं सेल में से क्या, तू रहने दे यार, तू कंफ्यूज मत कर क्लास को, कमाल होगी। हाँ तो कर दे भाई, तू कर दे, तू कर सकता है, तू महान आत्मा है, कर सकता है। लेस करो बेटा, बेटा जो ट्रांजेक्शन 5 बताई ना उनको अलग अलग दिखाओ तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। इसीलिए तो मैंने आपको कहा था कि बेटा कितनी ट्रांजेक्शन है। सुनो बेटा, अब सेल्स रिटर्न कितनी थी बेटा, हाँ, अब ध्यान से सुनो बेटा, सेल्स रिटर्न भी किस पे है, सेल प्राइस पे है, तो उसकी भी हमें क्या चाहिए, कॉस्ट, क्योंकि स्टॉक को हमेशा किस पे है ना, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स रिटर्न, कॉस्ट ऑफ सेल्स रिटर्न कितनी थी बेटा, इसकी सेल प्राइस बताना है क्वेश्चन में, 3,000, ठीक है, माइनस 3,000 का 1/4 करो, कितना आया, 750, इसमें से लेस करो, ये देख आंसर दे लो, ये पूरा किया हुआ है उसने, वो वैसे ही राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है क्या। और नीचे लिखा भी हुआ है यार, नीचे ये देखो कि प्रॉफिट मार्जिन 33.3 ऑन कॉस्ट मींस 25% ऑन द सेल, और मैं यही कर रहा हूँ 25% सेल का, तो 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 ही होता है। अरे बोलो कितना है ये बताओ, इसने ये कैलकुलेशन नहीं करके दिखाई, मैं कर रहा हूँ, आप लिख लो, ये भूल जाओगे कैसे आई बाद में, कितनी आई बताओ, 2250, ये क्या करनी है, लेस करनी है। चलिएगा नेक्स्ट, स्लो मूविंग। अब मेरी बात सुनो, स्लो मूविंग वाले पहले पढ़ना बेटा सवाल, स्लो मूविंग के बारे में क्या लिखा है इसने, आफ्टर इन्वेंटरी टेकिंग इट वाज फाउंड दैट देयर वर ए सर्टेन वेरी ओल्ड स्लो मूविंग आइटम costing rupee 11,250 which should be taken at 5,250 to ensure disposal to an interested customer। इसकी क्या एडजस्टमेंट है, दोबारा पढ़ो ये लाइन, क्या मीनिंग हुआ इसका, प्लीज प्लीज बोलना नहीं है। आपने इसके स्टॉक की वैल्यू को क्या कर दिया, कम कर दिया ना, समझ आया? मतलब आपके हिसाब से इसकी जो वैल्यू है ना वो कितनी थी बेटा, 11,250, ठीक है। और इसको कहता है कस्टमर जो है ना, वो इंटरेस्टेड कस्टमर जो है वो ही लेंगे, वो कितने में लेंगे, 5,250 में। तो 11,250 में से 5,250 लेस करो 6,000, मतलब 6,000 आपने स्टॉक की वैल्यू क्या की है, कम, कम की है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बोलो बेटा, दोबारा सुनो सारे बच्चे, बेटा ये लाइन पढ़ो सारे, कईयों को समझ में नहीं आया होगा।
मोहित, ये स्टॉक बेटा हमारी बुक्स में है ना, वो 11,250 का था, लेकिन मैंने कहा कि ये 11,250 में तो बिकेगा ही नहीं। कितने में बिकेगा? 5,250 में। तो हमारे को 6,000 का क्या लग गया? लॉस लग गया। समझा क्या? तो हमारे स्टॉक की वैल्यू 6,000 क्या हो जाएगी? ऐसे बोलने को बोल रहा हूँ लॉस, लेकिन हमें इसे स्टॉक में कितना इंक्लूड करना है? 5,250। लेकिन हमें इंक्लूड कितना किया हुआ है? 11,250। तो कितना ज्यादा इंक्लूड किया हुआ है? 6,000। तो वो 6,000 मैंने क्या कर दिया बेटा? लेस कर। बोल, को डाउट है किसी को? नेक्स्ट। और क्या रहेगा इसमें? फ्लड रहेगी, फ्लड रहेगी। फ्लड वाला पॉइंट देखो बेटा, ड्यू टू हैवी फ्लड सर्टेन गुड्स कॉस्टिंग कितनी है? 15,500 वर रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर, रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर बियॉन्ड द डिलीवरी डेट ऑफ कस्टमर एज ए रिजल्ट। मतलब हमने गुड्स, अरे इसकी मीनिंग समझो पहले। सप्लायर का मतलब जिससे हम खरीदते हैं, सप्लायर का मतलब जिससे हम, कस्टमर का मतलब जिसको हम सेल करते हैं। तो हमने सप्लायर से फ्लड आ गई थी, उस वजह से गुड्स क्या आए बेटा? लेट आए। और वो वर रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर बियॉन्ड द डिलीवरी डेट ऑफ कस्टमर, मतलब कस्टमर को जिस दिन डिलीवरी देनी थी उस दिन तक वो आए नहीं। तो कस्टमर तो कहेगा भाई साहब मैंने तो कहा था, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइड हो गया, क्योंकि इस डेट को तूने डिलीवरी नहीं दी, वो फ्री हो गया। तो कोई भी कारण वजह नहीं आए तो ठीक है जी। एज ए रिजल्ट, इस वजह से क्या हुआ? द कस्टमर रिफ्यूज टू टेक डिलीवरी, उसने मना कर दिया जी मैं तो नहीं लूंगा। अच्छा, एंड नेट रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ गुड्स वाज एस्टिमेटेड टू रुपी 12,500। अब आपके वो आए कितने में? 15,000। तो आपकी परचेज में तो 15,500 इंक्लूड है ना? तो इसका मतलब आपकी बुक में एंट्री भी 15,500 से हुई है, लेकिन आपको वैल्यू कितने में करना है? तो 3,000 का इस पे लॉस हो रहा है। वो स्टॉक की वैल्यू निकालते समय क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। करो बेटा, रिडक्शन होगी वैल्यू में। रिडक्शन भी लिख सकते हो, लॉस भी लिख सकते हो। रिडक्शन इन वैल्यू कितनी बेटा? आ गया आंसर 16,34,312। 2 रुपये ज्यादा आएगा अपना। कोई डाउट आएगा बोलो? इलस्ट्रेशन नंबर 11 में डाउट है? ठीक है, चलो अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आते हैं। अब यार ये प्रैक्टिकल करना अब हो जाएंगे, अब तो थोड़ी नई चीजें पता लगी। कर लोगे? सेम ही होगा पक्का। आज ट्राई करना प्रैक्टिकल, आज ट्राई करना फिर करवाऊंगा पक्का।